नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे इसको। इमेजिनेशन के तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद भी करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आपको घाव लगा या चोट लगा कहीं पर भी, इसके बाद ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो ब्लीडिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो वही सारी प्रोसेस जो है आप हीमोस्टेसिस में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है या ब्लड लॉस को हमने आपकी बॉडी ने रोक दिया है। तो वो सारी की सारी प्रोसेसिंग क्या कहलाएगा, हीमोस्टेसिस कहलाएगा। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन के तौर पे चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता चला जाएगा। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हीमोस्टेसिस, हीम का मतलब ब्लड, स्टेसिस का मतलब स्टॉप, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने की प्रोसेस आपका हीमोस्टेसिस कहलाता है। कोई भी आपका क्लॉट का फॉर्मेशन, अगर आपका ब्लड वेसल्स का वाल जो है कहीं पर भी डैमेज हुआ है तो आपका क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसके कारण आपका क्या है, ब्लड लॉस जो है प्रिवेंट हो जाता है व्हाइल रिमेनिंग ब्लड ए फ्लूइड स्टेट विद इन द वेस्कुलर सिस्टम। आपके वेस्कुलर सिस्टम में फ्लूइड स्टेट में आपका ब्लड है ना, बाहर आ रहा है और क्लॉट बन जाएगा, तो उस सारे प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस बोलेंगे। अगर ये हीमोस्टेसिस डिफेक्ट हो गया है ना, अगर हीमोस्टेसिस क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो होगा क्या, पूरा का पूरा आपके बॉडी का ब्लड जो है क्या होने लगेगा, बाहर बहने लगेगा। जरूरी नहीं है कि चोट अंदर बाहर का ही हो, अंदरूनी चोट भी है, इंटरनल, ठीक है। अगर जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस में अगर इंटरनल चोट भी है आपके किस में, ब्लड वेसल्स में, तो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके होंगे, जिसके कारण इंसान का डेथ तक हो सकता है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हीमोस्टेसिस की प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड का क्लॉट होना है या ब्लड के ब्लीडिंग को स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से आपको समझा देते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखो, ये आपका क्या है, ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर आपको चोट लगा हुआ है, ठीक है, या इंजरी हुआ है। तो आपने देखा होगा कि ब्लड वेसल्स में इस तरीके से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है ना, इस तरीके से यहाँ पर ब्लड क्या होता है, फ्लो होने लगता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब आपको यहाँ पर चोट लग गया, आपने ब्लड वेसल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एनाटॉमी में, फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अंदर की जो स्ट्रक्चर है इसको हम एंडोथीलियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। एंडोथीलियल के नीचे हम पढ़ेंगे कोलेजन। क्या पढ़ेंगे? कोलेजन, ठीक है, और उसके बाहर जो है हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। एंडोथीलियम, कोलेजन और स्मूथ मसल, ये आपके बार बार नाम आएंगे जब भी हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी समझ लेते हैं। तो जब ये इंजरी हुआ तो आपके ये सारे के सारे इंजरी होंगे, और उसके बाद कोलेजन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कोलेजन। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अब जब ये चोट लगा तो आपका ब्लड जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड क्या होगा, ब्लड बाहर आ रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, होगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद वो स्टॉप भी हो जाता है। कैसे होता है, फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में होगा क्या, आपके ये जो वेसल्स हैं, है ना, अभी क्या है, स्मूथ है, बराबर प्रॉपर तरीके से नॉर्मल कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड का फ्लो नॉर्मल चल रहा है। जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे जरूरी और तुरंत होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इससे होगा क्या, ये आपका जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अभी ऐसा था, है ना, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा या नैरो हो जाएगा, जिसके कारण होगा क्या, इसका ब्लड का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ब्लीडिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल नहीं रोकेगा, लेकिन ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट में जो होने वाली प्रोसेस कौन सी, आपकी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है। इतना क्लियर हो गया। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल, यहां से स्टार्ट हो जाता है ना। प्लेटलेट्स का जो है प्लग फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। क्यों? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया है ना, इमीडिएट होने वाली प्रक्रिया है। प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कोलेजन जो ये एक्सपोज हुए हैं, अब ये कोलेजन जो है
एक्सपोज होने के कारण यहाँ से अब आपको प्लेटलेट्स यहाँ पर आना इकट्ठा हो जाएंगे, चालू हो जाएगा ना। तो प्लेटलेट्स जो है इस तरीके से यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। किसके साथ चिपक जाएंगे? ये कोलेजन के साथ। कोलेजन क्या रिलीज करता है? वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, आपने नाम सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो VWF इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। तो ये रिलीज करता है तो कोलेजन, इसके कारण ये काम क्या करता है? आपके प्लेटलेट्स और कोलेजन के बीच में ब्रिज का काम करता है। कौन? वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। कोलेजन और प्लेटलेट्स के बीच में किसका काम करेगा? ब्रिज का काम करेगा। तो प्लेटलेट्स आकर के यहाँ पर चिपकने लगते हैं, जिसको एडिशन बोलते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आके चिपकने लगते हैं, तो चिपकने के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से रिलीज होंगे, ठीक है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझो। और उसके बाद यहाँ से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे, फिर जाकर के आपका प्लेटलेट्स का शेप भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे अभी गोल दिखाई देगा आपको प्लेटलेट्स, फिर धीरे से जाकर के आपका प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्लेटलेट्स अपना शेप चेंज कर देता है, ठीक है, चपटा हो जाता है, इस तरीके से आकार ये बना देता है। तो इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है कि बाकी प्लेटलेट्स भी आसानी से आकर के इसके रिसेप्टर्स से चिपक जाते हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू, और ये चपटा होने के कारण ज़्यादा एरिया को क्या करता है? कवर करता है ना। गोल होगा तो एरिया कवर नहीं कर पाएगा उतना, चपटा हो गया तो क्या करेगा आप? बहुत सारा एरिया क्या कर पाएगा? आराम से कवर कर पाएगा। तो एक्टिवेट होने के बाद लास्ट स्टेप जो होता है क्या? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में होता है, ये अभी मैं हम प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में ही बात कर, ठीक है। तो एग्रीगेशन में क्या होगा? बहुत सारे प्लेटलेट्स को, इधर जितने प्लेटलेट्स घूम रहे हैं उनको बोलेंगे भैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हमें यहाँ पर क्या करना है? ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में बोलें तो। अब ये बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? चिपकने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो चिपकने के कारण क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे प्लेटलेट्स का एक गुच्छा बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन या एग्रीगेशन। सिंपल। तो ये हो गया आपका कौन सा? प्राइमरी जो है, या अनस्टेबल आप बोल सकते हो, कोगुलेशन। यहाँ पर स्टार्ट क्लॉट बन जाता है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं है, ये प्राइमरी है, हीमोस्टेसिस की प्राइमरी प्रोसेस है। स्टेबल जो है क्लॉट बनेगा इसके बाद, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्तर पे आपका ब्लीडिंग तो कम से कम एटलीस्ट रुक गया है, किसकी मदद से? प्लेटलेट्स की मदद से। अब आप लोगों ने सुना होगा कि ये ब्लड के प्लाज्मा में जो है क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, अब जाकर के आगे जो हमारा प्रोसेस होगा 3rd नंबर पे, क्लॉट का फॉर्मेशन। क्या होगा? क्लॉट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्लॉट फॉर्मेशन में क्या आएंगे? आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर। समझ आ रहा है? इस प्रोसेसिंग में स्टेबल क्लॉट बनेगा। कैसे बनेगा? आपने सुना होगा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, दो अलग अलग पाथवे चलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब नाम से स्पष्ट है, अंदर से, और एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर से, ठीक है। दोनों प्रोसेस चलते हैं, उसके बाद जाकर के कॉमन पाथवे बना देते हैं, और कॉमन पाथवे के बाद आपका स्टेबल एक क्लॉट बन जाता है, और फिब्रिन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद जब आपका क्लॉट बन जाता है, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, क्या क्लॉट फॉर्मेशन हमेशा वहीं पर रहेगा? ये यहाँ पर अगर क्लॉट फॉर्मेशन अच्छे से बन गया है ना, इस तरीके से पूरा स्टिचिंग भी इसका हो गया फिब्रिन से, तो क्या ये क्लॉट फॉर्मेशन यहाँ हमेशा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लॉट हमेशा यहाँ रहेगा तो दिक्कत क्या होगा कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अवरोध उत्पन्न करेगा ये, तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको यहाँ पर हमेशा रहना जरूरी नहीं है, इसको हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, तो जो आपका घाव बना है सबसे पहले तो उसका क्या होगा? रिपेयरिंग होगा। रिपेयरिंग का काम होगा, नए नए सेल्स आएंगे यहाँ पर जाकर के, पूरा का पूरा जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसे का वैसे होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लॉट का क्या होगा? रिमूव करना, है ना, क्लॉट रिमूवल, ठीक है। तो इतना जो प्रोसेस होगा क्लॉट का रिमूव होना, वहां तक हम पढ़ेंगे, तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से ये चलेगा। तो आई होप कि आपको ओवरऑल जितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, है ना, और याद भी आपको करना है। कंपटीशन एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा वो भी हम इसमें बताते हुए आपको चलेंगे। तो ये चार्ट के माध्यम से आपको अगर दिखाई ना दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से मैं थोड़ा, वही चीजें हैं। ये पहला नंबर पर यहाँ पर वेसल वॉल इन्वॉल्व हो रहा है ना, यहाँ पर वेसल वॉल लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ वेसल वॉल में क्या क्या चीजें हैं भाई।
कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ब्लड वेसल्स के, है ना, ब्लड वेसल्स के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहली बता दिया था मैंने, एंडोथीलियल, और उसके बाद स्मूथ मसल और कोलेजन, है ना, इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो है क्या हो जाएंगे, इंजरी होगा तो इमीडिएट जो है यहाँ पर आपको वेजो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है वेसल वॉल में। कौन सा, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन फर्स्ट मैकेनिज्म में। यहाँ पर अब आएगा क्या क्या, नर्व फैक्टर आएंगे, रिलीज एड्रेनालिन, उसके बाद टू हेल्प वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। लोकल रिलीज अगर होंगे तो क्या क्या चीजें होंगे, ये आपको हम आगे जा करके बताएंगे। प्लेटलेट्स क्या क्या रिलीज करता है जो कि हेल्प करेगा वेसो कॉन्स्ट्रक्शन में। उसके बाद प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, प्लेटलेट्स। पहला है वेसल वॉल, इसके अंदर क्या क्या होंगे वो मैं हमने बता दिया। दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उनके लाइफ स्पेन वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है इसका काम, प्लेटलेट्स के अंदर रिसेप्टर कौन से होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प करते हैं, तो रिसेप्टर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलेशन प्लेटलेट्स को कौन करता है, फंक्शन क्या क्या है, फंक्शंस में एडिशन आता है, एक्टिवेशन आता है, एग्रीगेशन आता है और सीक्रेशन आता है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। स्टेप फॉर्मेशन के क्या क्या होते हैं वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, फिर भी हम रिवीजन कर देंगे। साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो होता है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे प्लेटलेट्स हो गया। तीसरे नंबर पे आएगा ब्लड का कोगुलेशन या क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, वही चीजें हैं जो मैं रिवाइज कर रहा हूं। तो ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन में ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होंगी जो कि मैंने आपको बता दिया था, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक, और लास्ट में जो है फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम या फिब्रिनोलाइसिस, क्लॉट का रिमूव होना जिसको मैंने बोला था, उसके लिए शब्द क्या है, फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। ये प्रोसेस होगा यहाँ पर फिब्रिनोलाइसिस की। फिब्रिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, फिब्रिन जो क्लॉट बना हुआ है उसको तोड़ना है, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस जो है यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हमें स्टडी इसके अंदर करना है। ये डायग्राम की मदद से यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है, जो कि फर्स्ट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। फिर रिवीजन कर देते हैं। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में होगा क्या, देखो आपका एंडोथेलियल सेल है ना, उसके बाद यहाँ पर कोलेजन है, फिर ये आपका स्मूथ मसल है उसके ऊपर। अब जब ये इंजरी होगा तो प्लेटलेट्स आकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। देखो प्लेटलेट्स एडिशन लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स आकर के एडिशन हो रहा है। उसके बाद प्लेटलेट एडिशन होंगे तो यहाँ पर वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, कोलेजन के बीच में ये और प्लेटलेट्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। उसके बाद आपका एग्रीगेशन कब होगा, प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो रिलीज करेंगे एडीपी और TXA2 कैल्शियम, ये एग्रीगेशन में यहाँ पर हेल्प कर रहा है। बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के गुच्छा बना लेंगे, उसको हम एग्रीगेशन बोल देते हैं। डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या हो रहा है, आपके टिश्यू फैक्टर जो कि एक्सटेंसिक पाथवे में, और अंदर से आपको यहाँ पर थ्रोम्बिन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, टिश्यू फैक्टर है, फिब्रिन फॉर्मेशन है, तो ये सेकेंडरी में क्लॉट फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस में टिश्यू प्लाज्मोनोजन है, ठीक है, एक्टिवेटर जो कि TPA शॉर्ट में बोलते हैं। ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट कर देता है, और ये प्लाज्मिन जो है इसको, ये जो फिब्रिन क्लॉट बना हुआ है उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है या खा जाता है, जो भी आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपका क्लॉट जो है क्या हो गया, रिमूव हो गया या हट जाता है, जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन अब नॉर्मल तरीके से चलने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हम बाद में समझेंगे। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको, इवेंट्स क्या क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिए हैं। इवेंट्स कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वेस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, जिसमें आपका डैमेज्ड ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, इसमें प्लेटलेट्स एडहेर होंगे, आपस में चिपकेंगे। डैमेज्ड एंडोथेलियम टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, है ना। उसके बाद ब्लड का कोगुलेशन होगा, क्लॉट फॉर्म होगा अपॉन द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, है ना। फिब्रिनोजन टू फिब्रिन में कन्वर्ट होकर के क्लॉट का फॉर्मेशन बना देगा। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को बोलेंगे, जो कि स्टेबल होता है। तो क्लॉट का रिट्रैक्शन, जो आपका वाउंड है मतलब घाव है, वो क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, सेल्स आएंगे, टिश्यूज, ये सारी की सारी चीज़ें जो है रिपेयर हो जाएगा, जैसा था वैसा बन जाएगा। उसके बाद ये आपका क्लॉट का रिमूवल, ठीक है। तो फिब्रिनोलाइटिक की सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जो फिब्रिन क्लॉट बना हुआ है उसको क्या करना है, तोड़ना है या उसको वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर होने लगती है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चीज़ वेस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन। अब पढ़ो
ध्यान से देखो, सबसे पहला है आपका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इमीडिएटली होने वाली प्रक्रिया है आफ्टर ब्लड वेसल्स हैज बीन कट। आपका ब्लड वेसल्स जब कट होता है या रप्चर्ड होता है तो सबसे पहला जो इमीडिएट होने वाली प्रोसेस है आपका कौन सा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वेसल्स का कॉन्टैक्ट होना। द ट्रॉमा इंजरी द वेसल्स वॉल itself cause the smooth muscles in the wall contract. This instantly reduce the flow of blood from the ruptured blood vessels. सिंपल है, इसका मतलब ये होता है जो ब्लड वेसल्स के वाल होते हैं वो क्या होने लगते हैं? सिकुड़ जाते हैं, है ना। सिकुड़ने से क्या होगा? आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड के फ्लो कम हो जाने से आपका जो ब्लड लॉस होना है जितना उतना नहीं हो पाता, कम हो जाता है। ये है इसका मेन काम। अब होगा कैसे ये समझो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर दिए हैं इसको समझो। पहला है लोकल मायोजेनिक स्पाम्स, है ना, या कॉन्ट्रैक्शन। इससे होगा क्या? सिस्टेमिक रिलीज एड्रीनेलिन। ये कौन, देखो सवाल क्या पूछेगा आपको, ध्यान दो देना। कंपटीशन एग्जाम में यही सवाल पूछेगा कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होते समय में कौन कौन से चीज हैं जो इसमें हेल्प करेंगे या मदद करेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है? सिस्टेमिक रिलीज एड्रीनेलिन मदद करेगा। लोकल ऑटोकॉइट फैक्टर्स या इंटरनल सीक्रेशन। अब इंटरनल सीक्रेशन क्या क्या होंगे देखो। फ्रॉम द ट्रोमेटाइज टिश्यूज एंड ब्लड प्लेटलेट्स, एंडोथीलियल सेल रिलीज। देखो अब यहां से सुना, एंडोथीलियल जो है आपके वहां पर ये रिलीज करेगा एंडोथेलिन। क्या रिलीज करेगा? एंडोथेलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। और प्लेटलेट्स रिलीज करता है क्या? सीरोटोनिन पहला, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ये आप याद रखना, ठीक है। TXA2 जिसको शॉर्ट में बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, विच प्रोमोट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या प्रमोट करता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस को प्रमोट करता है। एंडोथेलियल क्या रिलीज करता है? एंडोथेलिन, ये तो याद हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्या रिलीज कर रहा है? सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2, जो कि आपके वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करता है? प्रमोट करता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आएगा आपका नर्व रिफ्लेक्सेस। स्वाभाविक बात है, आपको अगर चोट लगा है तो दर्द तो होगा, आपके इम्पल्सेस या नर्व जो है आपका सिग्नल तो भेजेगा, है ना, कि भाई कहीं ना कहीं चोट लगा हुआ है और उसमें कुछ काम होना है। तो नर्व रिफ्लेक्सेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो नर्व रिफ्लेक्सेस जो है आर इनिशिएटेड बाय द पेन नर्व इम्पल्सेस और अदर सेंसरी इम्पल्सेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रोमेटाइज वेसल्स नियर बाय द टिश्यू। जहां पर भी चोट लगा है वहां के नर्व रिफ्लेक्सेस जो है वहां पर सिग्नल भेजेंगे और स्मूथ मसल्स इन द वेसल्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द नर्व रिफ्लेक्सेस। तो नर्व रिफ्लेक्सेस की मदद से जो है आपके स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स में थे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो एड्रीनालिन और एंडोथिलिन और सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन और आपका नर्व रिफ्लेक्सेस। तो ये तीन चीजें आपके वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपको सवाल यहाँ से कंपटीशन में कैसे MCQs पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है ना। अब आगे हम देख लेते हैं ये डायग्राम की मदद से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये देख लो, एंडोथीलियम है अंदर, दिख रहा है आपको। तो एंडोथीलियम क्या रिलीज कर रहा है? एंडोथेलिन, है ना। एंडोथेलिन रिलीज करने के कारण आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ये देखो सिकुड़ गया है ना, तो ब्लड का फ्लो वैसे भी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद रिफ्लेक्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक, और ये कोलेजन है एक्सपोज हो गया आपका, ये साइट ऑफ इंजरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया गया है डायग्राम में। तो सिंपल डायग्राम है ये। यहाँ पर और डिटेल में देख लो, ब्लड वेसल्स इंजरी हो गया यहाँ पर, वेस्कुलर फेज, ठीक, और वेस्कुलर स्पाम हो रहा है, मतलब ये ब्लड वेसल्स आपका क्या हो गया? सिकुड़ गया। अब इसके अंदर को अगर जूम करके देखोगे तो इस तरीके से आपको इंजरी दिखाई देगा, यहाँ से ये टूटा हुआ है ना। और अब यहाँ पर प्लेटलेट्स का अगर आप फेज देखोगे तो यहाँ पर प्लेटलेट्स आकर के क्या हो रहा है? इकट्ठे हो रहा है ना। आगे जाकर के हम इसको प्रोसेस को समझेंगे, इसलिए डायग्राम में आप देख लो, प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, लास्ट में जाकर के प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन बना देगा। केमिकल क्या क्या रिलीज हो रहा है ये हम सब पढ़ेंगे अभी, ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, है ना, कैल्शियम, प्लेटलेट्स फैक्टर, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में क्या करेंगे? हेल्प करते हैं, है ना। प्लेटलेट का प्लग यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देख लो फॉर्मेशन ऑफ प्लेट प्लग फॉर्मेशन।
ये है इंपॉर्टेंट दूसरा वाला, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस ध्यान से समझिए। अब प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होना है, तो प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। क्या क्या जानकारी होना चाहिए? प्लेटलेट्स स्मॉल बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल, लाइफ स्पेन इसका 8 से 12, कंटेंट हाई कैल्शियम, इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में है, कंटेंट रिच इन एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम पढ़ेंगे क्या इसका काम होता है ना। एक्टिव सेल कंटेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, थ्रोम्बोसाइट फ्रेगमेंट, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, बोन मैरो में बनता है, क्या क्या होते हैं स्टेप, ये सारी चीज़ें हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं कि इनफ टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वेस्कुलर डैमेज, अगर स्मॉल वेस्कुलर डैमेज हुआ है तो प्लेटलेट्स ही काफ़ी है उस ब्लीडिंग को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अब प्लेटलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो शेप इसका माइन्यूट राउंड शेप होता है या ओवल डिस्क शेप में, है ना, इस तरीके से। साइज की बात करेंगे 1 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर। लोकेशन की बात करेंगे 80% आपको ब्लड में देखने को मिलता है, 20% स्प्लीन में। कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, एडेसिव होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल है, फ्रेगमेंट है, स्टोर कोगुलेशन फैक्टर्स एंड एंजाइम, क्या क्या चीज़ स्टोर करके रखता है ये भाई साहब, कोगुलेशन फैक्टर और एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है। सरफेस बाइंडिंग साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरफेस बाइंडिंग साइट होगा तभी जाकर के आपस में ये जुड़ेंगे, तो सरफेस बाइंडिंग साइट इतने सारे हैं, इनको आपको याद करना है। फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये मोटाइल होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ये हैं प्लेटलेट्स के रिसेप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिशन टू कोलेजन, कोलेजन में एडिशन के लिए ये रिसेप्टर आपके हैं। उसके बाद रिसेप्टर फॉर वन विलिब्रेंट फैक्टर के लिए ये वाले रिसेप्टर हैं, ठीक है। TPA और फॉर TXA2, ठीक है, फिब्रिनोजन वन विलिब्रेंट फैक्टर के लिए भी है, फॉर ADP के लिए ये वाले रिसेप्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर अगर आप याद कर सकते हो, डीप में जाके अगर एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो इसके बारे में पूछ सकता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेंस और डेल्टा ग्रेन्यूल्स कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? डेंस और डेल्टा ग्रेन्यूल्स में आपको सीरोटोनिन मिलता है, ADP मिलता है और कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब प्लेटलेट्स के अंदर हैं, है ना। अल्फा ग्रेन्यूल्स की कंटेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है कोगुलेशन फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, PDGF, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इनको याद रख लेना कहाँ पर कौन सी चीज़ पाया जाता है। देखो अब ये डायग्राम से समझो आप प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहला चीज़ हमने देखा था कि एक्सपोज होगा आपका कौन सा, कोलेजन, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या एक्सपोज होगा, कोलेजन एक्सपोज हुआ। अब ये कोलेजन भाई साहब जो है रिलीज करता है क्या, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज करेगा, जो यहाँ पर आपको इस डायग्राम से समझो, कोलेजन एक्सपोज हुआ, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर यहाँ पर देखो, ये कोलेजन की लेयर है, ये आप देख लो कोलेजन की लेयर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये रेड डॉट डॉट में आपको दिख रहा है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है, ये बीच में आ गया। अब यहाँ पर आ गया क्या, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है, बीच में कौन है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ये ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए मैंने बोला था। तो कोलेजन, कोलेजन के बाद वन विलिब्रेंट फैक्टर, उसके ऊपर क्या है, प्लेटलेट्स, आकर के क्या हो गया, जुड़ गया। एक प्लेटलेट्स जुड़ा, जुड़ने के बाद ये अपना शेप चेंज कर दिया, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, शेप को चेंज कर दिया। प्लेटलेट्स तो एक्टिवेट हो गया जुड़ने के बाद, एडिशन के बाद प्लेटलेट्स क्या है, अपना शेप चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लेटलेट्स आया, अपना शेप चेंज कर दिया, अब ये चपटा दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर गोल था, यहाँ पर आपका क्या हो गया, चपटा हो गया। चपटा होने से क्या हो गया, ये ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, देखो अगर घाव यहाँ से यहाँ तक है तो एरिया को ज़्यादा कवर कर रहा है ये, है ना। ये हो गया आपका शेप चेंज। शेप चेंज होने के बाद अब इस प्लेटलेट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो जब बाहर आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे। तो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं उसके अंदर है आपका ADP और TXA2, जिसके बारे में मैंने बताया था। ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए तो ये केमिकल्स और ये सारी चीज़ें जब रिलीज हो रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा, ये बहुत सारे प्लेटलेट्स के पास जाकर के प्लेटलेट्स को क्या करेंगे, निमंत्रण देंगे कि भाई साहब प्लेटलेट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तब प्लेटलेट्स सारे के सारे जितने प्लेटलेट्स ये सर्कुलेशन में थे, सब प्लेटलेट्स क्या करेंगे, दौड़ के यहाँ पर आएंगे और सारे प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते जाएंगे, चिपकते चले जाएंगे, और फाइनल जो है आपका एग्रीगेटर या हीमोस्टेटिक प्लग जो है फॉर्मेशन हो जाता है। 5वें नंबर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, एक के ऊपर एक प्लेटलेट्स आकर के क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं,
इसको हम बोल देंगे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। यहाँ पर वही चीज़ें दिखाया गया है ना। तो वही चीज़ें दूसरे नंबर पर रिलीज, प्लेटलेट फैक्टर रिलीज हो रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं मोर प्लेटलेट्स को और एग्रीगेट हो रहे हैं, प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, बनता है। ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये आप एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्सपोज कोलेजन हुआ तो ये एडीपी और फिर ये थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हो रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के एग्रीगेट हो जाते हैं और प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। लेकिन नॉर्मल एंडोथीलियम, ये आपका नॉर्मल एंडोथीलियम है, यहाँ कोई कोलेजन एक्सपोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एडीपी फॉस्फेट नहीं है। इसमें प्रोस्टासाइक्लिन, ये जो है प्रोस्टासाइक्लिन, ये क्या प्लेटलेट्स को जो है आपस में एक दूसरे से एडिशन नहीं होने देता, या प्लेटलेट्स का जो आपका एग्रीगेशन है वो नहीं होने देता है ना नॉर्मल कंडीशन में। नहीं तो आपस में चिपकेंगे तब तो वो क्लॉट फॉर्मेशन बनेगा, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए आपस में वो चिपकते नहीं हैं प्लेटलेट्स। किसके कारण नहीं चिपकते हैं? प्रोस्टासाइक्लिन के कारण जो है वो आपस में नहीं चिपकते हैं। इनहिबिट करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कौन? प्रोस्टासाइक्लिन। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनहिबिट निम्नलिखित में से कौन करता है, तो आपको ये ऑप्शन में आएगा प्रोस्टासाइक्लिन। तो इसको आप याद रखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है। अब प्लेटलेट के अगर हम डिटेल में जाएंगे तो 3 प्रोसेस है। प्लेटलेट का एडिशन, जो कि हमने देख लिया, प्लेटलेट कोलेजन के साथ आकर के जुड़ता है। प्लेटलेट्स उसके बाद क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद बहुत सारी चीज़ सीक्रेशन करता है, जिसके बारे में हमने देखा है, एडीपी है, सीरोटोनिन है, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी है। और उसके बाद प्लेटलेट का क्या हो जाता है? एग्रीगेशन हो जाता है। तो ये 3 स्टेप जो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में आपको पढ़ना रहेगा। अब देखो प्लेटलेट के एडिशन में क्या क्या हो रहा है, देख लो। एक्सपोज कोलेजन अटैच्ड प्लेटलेट, वही चीज़ें हैं जो हमने डायग्राम में समझाया है कि प्लेटलेट जो है क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा प्लेटलेट को, कोलेजन एक्सपोज होकर के, और प्लेटलेट जाकर के कोलेजन से चिपक जाएगा। प्लेटलेट्स स्टिक टू एक्सपोज कोलेजन, है ना, जो एक्सपोज कोलेजन हुआ है उससे जाकर के प्लेटलेट चिपक गया टू द सब एंडोथेलियल लेयर वॉन ब्ल्यूरेंट फैक्टर की मदद से, वही लिखा हुआ है। रिलीज फ्रॉम द डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल वेसल्स वॉल, अंडरलाइंग डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल इज द वेसल वॉल, जहां से रिलीज हो रहा है कौन? वॉन ब्ल्यूरेंट फैक्टर। अब जब ये प्रोसेस हो गया, चिपक गया, है ना, अब प्लेटलेट्स क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। प्लेटलेट्स क्या हो गया यहाँ पर? एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के कारण अब शेप भी चेंज हो गया। शेप मैंने बताया था अभी गोल था, अब ये चपटा हो गया। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, प्लेटलेट्स अपना शेप चेंज कर दिया। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टूगेदर एंड एक्टिव न्यू प्लेटलेट्स टू फॉर्म ए मास कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है, बहुत सारे प्लेटलेट्स को जो है आपस में जोड़ने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। अब क्या क्या रिलीज करेगा एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, देख लो यहाँ पर, ध्यान से समझना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीक्रेशन देख लो क्या क्या हो रहा है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेटेड बाय एडिशन, एक्सटेंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लाइक इस तरीके से, है ना, प्रोजेक्शन उसमें दिखाई देगा और रिसेप्टर उसमें होंगे, जिसके कारण वो चिपकेंगे एक दूसरे से। टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर एंड रिलीज सीरोटोनिन, क्या क्या रिलीज कर रहा है देख लो। प्लेटलेट रिलीज कर रहा है सीरोटोनिन, एडीपी एक्टिवेटिंग अदर प्लेटलेट्स, जो कि अदर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसको हम TXA2 बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, थ्रोम्बोक्सिन A2 है। अब ये ADP और TXA2 ये क्या काम करते हैं? इंक्रीज द स्टिकनेस ऑफ प्लेटलेट्स। कौन? ये सवाल पूछेगा, स्टिकनेस ऑफ प्लेटलेट्स को इंक्रीज कौन करता है? तो ये काम है ADP और TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2। समझ में आ रहा है? स्टिकनेस का मतलब चिपचिपा, है ना, प्लेटलेट्स चिपचिपे हो जाएंगे, उसको इंक्रीज करेगा, जिसके कारण आपस में प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे अच्छे से। तो ये इंक्रीज कौन करता है? ADP भाई साहब और TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2। समझ आ रहा है इतना? एग्रीगेशन इसके कारण क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट्स जैसे जैसे चिपकते जाएंगे एक दूसरे के साथ, आपका एग्रीगेशन जो है या गुच्छा बनने की प्रक्रिया वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जिसके कारण थर्ड क्या हो जाएगा? कट वेसल्स इज प्लग्ड, जो वेसल्स में कट लगा था वो क्या हो जाएगा? प्लग हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, और ब्लीडिंग रुक जाएगा वहीं पर। समझ आ रहा है? लास्ट जो है आपका क्या है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। द क्लम्पिंग टुगेदर,
ठीक है, जो क्लम्पिंग हो रहे हैं टुगेदर आपस में प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं आपस में जुड़ रहे हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टुगेदर, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में स्टिक टुगेदर फ्रॉम ए टेम्पररी प्लेटलेट्स। फिब्रिनोजन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन adjacent platelets facilitating their aggregation. Platelets aggregation is accelerated by the platelets activating. समझो इसको, ये एक प्लेटलेट्स है ना, ये दूसरा प्लेटलेट्स है। इन दोनों को जो है बीच में जोड़ने का काम जो है आपका कौन करेगा, फिब्रिनोजन। यहाँ पर लिखा हुआ शब्द को मैं बता रहा हूँ कि ये फिब्रिनोजन जो है एक्ट करता है ब्रिज की तरह एक प्लेटलेट्स को दूसरे प्लेटलेट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, फिब्रिनोजन। और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को एक्सलेरेट, देखो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन तो हो रहा है, प्लेट बन रहा है ना, लेकिन वो तेजी से बने उसके लिए उसको एक्सलरेट करने का काम, इस प्रोसेस को एक्सलरेट करने का काम किसका है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसका काम है। ठीक है, सवाल तो एमसीक्यूज बहुत सारे बन रहे हैं, अगर हम बनाने बैठे तो बहुत सारे सवाल इसी में से बन जाएंगे कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को एक्सलेरेट करने का काम किसका है, यही एक सवाल है ऑब्जेक्टिव, है ना। वो काम किसका है भाई साहब, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का काम है। समझ में आ गया, फिब्रिनोजन का काम भी समझ में आ गया। तो ये इतनी सारी प्रोसेसिंग जो है प्लेटलेट्स में हो रहे हैं कि प्लेटलेट्स का एडिशन हो गया, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया, क्या क्या रिलीज कर रहा है वो देख लिया हमने, उनका क्या काम है वो भी देख लिया, है ना, जो रिलीज हो रहे हैं उनके क्या काम है, और प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो रहा है, लास्ट में गुच्छे बन रहे हैं, उसको भी हमने देख लिया है, कौन उसको एक्सलरेट कर रहा है, कौन आपस में जोड़ने के लिए हेल्प कर रहा है, वो भी हमने देख लिया। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपका प्लेटलेट्स का एडिशन है। ठीक है, डायग्राम से समझाया गया प्लेटलेट्स का एडिशन। ये प्लेटलेट्स आके कोलेजन जो एक्सपोज हुआ है वहाँ पर आकर के चिपक रहे हैं अभी, है ना, ये पहला स्टेप है इसका। दूसरा है प्लेटलेट्स रिलीज रिएक्शन, मतलब प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, एडीपी है ना, लिब्रिकेटेड मतलब चिपचिपा है, सीरोटोनिन है एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, ये रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करेंगे तो बहुत सारे प्लेटलेट्स को जो है सिग्नल जाएगा और अटैच करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ कि भाई आ जाओ, यहाँ पर ज़रूरत है आपकी। और लास्ट जो है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, तो प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से आपस में प्लेटलेट्स गुच्छा बना लिए हैं इकट्ठे आकर के, और ब्लीडिंग को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब हमारा थर्ड जो है ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इसको बोलते हैं। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस मतलब प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लग फॉर्मेशन तक हो गया हमारा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में आपका स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये फेज में क्या होगा, लिक्विड ब्लड कोगुलेशंस इनटू स्टेबल जेली लाइक क्लॉट जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ब्लड कोगुलेशंस टेक प्लेस ए सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शन। सिंपल समझिएगा, इसमें आपके होंगे जो प्लाज्मा के अंदर आपके क्या पाए गए थे, 13 क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं सीरीज में चलेंगे एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरीके से जो है एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए ये सीरीज में चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है। अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट्स हो रहा है या कोई डिसऑर्डर है किसी को, तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, प्रोसेस रुक जाएगा। समझ आ रहा है आपको। तो इसलिए ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ये वाली होने वाली, वो सीरीज में चलने वाली प्रोसेस है। सिंपल। तो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि जाकर के स्टेबल एक क्लॉट जो है आपका बन जाता है। अब इसमें पाथवे की अगर बात करेंगे तो 3 पाथवे हैं। पहला जो पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है अगर आपको चोट अंदर से लगा हुआ है, ठीक है, अंदर से जो है ब्लड वेसल्स आपके इंजर्ड हुए हैं, बाहर से कोई चोट नहीं है, अंदर से, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक, इसमें होगा क्या, आपका इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होंगे और अंदर आपका जो भी क्लॉट बनना रहेगा वो क्लॉट बना देगा। ठीक, इसको हम बोल देते हैं क्या, इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब इनसाइड, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटिंग पाथवे। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन द ब्लड इनिशिएटेड बाय इंजरी टू द ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये इनिशिएट होगा किसके द्वारा, आपके इंजर्ड जो ब्लड वेसल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं उसके द्वारा ये इनिशिएट होगा इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर है।
दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब आउटसाइड, ऑल्सो नोन एज टिश्यू फैक्टर पाथवे। क्यों बोला जाता है टिश्यू फैक्टर पाथवे? अगर आपको बाहर से कहीं चोट लग गया, ठीक है, कट लग गया या एक्सीडेंट हो गया या आपका ऑपरेशन हुआ है, तो बाहर से ही कट करके अंदर जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंसिक पाथवे इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि ट्रिगर्ड बाय टिश्यू फैक्टर है। ये किसके द्वारा ट्रिगर्ड होगा? टिश्यू फैक्टर, क्योंकि कोई टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है ना, बाहर से चोट लगा हुआ है। इनिशिएटेड बाय द ट्रॉमा टू टिश्यू, है ना, जो टिश्यू में इंजर्ड हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा एक्सटेंसिक पाथवे। और ये दोनों जो है, एक्सटेंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों जाकर के एक कॉमन पाथवे में मिल जाते हैं। तो तीसरा जो है, बोथ एक्टिवेट फाइनल कॉमन पाथवे, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन है आपका क्लॉट। थ्रोम्बिन क्या है आपका? क्लॉट, परमानेंट क्लॉट। तो इस तरीके से जैसे आप देखोगे, इस तरीके से जो है परमानेंट आपका क्लॉट बन जाता है ना। ये आपका परमानेंट क्लॉट हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे? थ्रोम्बिन, ठीक है। क्लॉट तो बन गया, अब इसमें आगे कुछ होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। और अगर उसको स्टेबल करना है तो थ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट कर देता है किसको? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, तो ये फिब्रिन का मतलब होता है एक धागे के समान संरचना, इस तरीके से धागा, है ना, इस तरीके से। तो ये जो क्लॉट बना था, इसमें ये पूरा का पूरा धागेनुमा संरचना फिब्रिन, इसको और क्या कर देता है? अच्छे से सिलाई कर देता है, मतलब स्टेबल बना देता है। जैसे आपने देखा, अगर चोट लगा, कहीं कट लग गया, तो क्या लगाते हैं उसमें? स्टिचेस लगाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? टाँका बोलते हैं ना। टाँका लगा दिए, स्टिचेस कर दिए, जिससे जो भी कटा हुआ एरिया है अच्छे से उसमें पकड़ आ गया, दोबारा से वो फैलेगा नहीं, है ना, मजबूती आ गया। तो मजबूती के लिए क्या होता है आपका? फिब्रिन होता है। ये भाई साहब फिब्रिन है। तो इस तरीके से जो है कंप्लीट क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को डिटेल में हम समझेंगे, कौन किसको कैसे कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे ये प्रोसेस जो है सीरीज में चलता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो कि इंट्रिंसिक पाथवे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लड ट्रॉमा एंड कॉन्टैक्ट विथ कोलेजन, है ना, कोलेजन से कॉन्टैक्ट हो गया। दूसरा है इधर एक्सटेंसिक पाथवे, जो कि टिश्यू फैक्टर है, दूसरे तरफ से आएगा। ये दोनों चल करके आएंगे, ठीक है। और यहाँ आकर के ये कॉमन पाथवे बना देते हैं। कॉमन पाथवे के बाद यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन आपको थ्रोम्बिन में बनते हुए दिख रहा है, फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, स्टेबल फिब्रिन का पॉलीमर, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस वही है, और इसको भी देखेंगे। चलिए, हमारा जो चौथा नंबर का या फोर्थ नंबर का, ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन या थक्के को निकालने की प्रोसेस, सिंपल समझिए, ये रिपेयरिंग। अब थक्का बन गया, है ना, तो इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे? सबसे पहला चीज़ तो आपका जो वाउंड है या फिर जो घाव है, उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, प्लेटलेट्स सिकुड़ने लगेंगे। और जैसे जब ये टूटा था, है ना, या रप्चर्ड हुआ था, तो अभी इनकी दूरी इतनी है, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? पास आने लगेगा। मतलब जो घाव बड़ा था, आपने प्रैक्टिकली भी देखा, घाव बड़ा था, अब धीरे धीरे क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है, ठीक है। तो वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टेबलाइजिंग द क्लॉट प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, और आपका घाव भी सिकुड़ने लगेगा। तो क्लॉट का रिट्रैक्शन जो है इज़ द श्रिंकिंग ऑफ क्लॉट ओवर ए नंबर ऑफ डे। अगला चीज़ क्या होगा? टिश्यू का रिपेयरिंग। अब टिश्यू की रिपेयरिंग कैसे होगा? प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल जो होंगे रिलीज करेंगे क्या? ग्रोथ फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ये क्या रिलीज करते हैं? ग्रोथ फैक्टर। कौन? प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल्स आपके ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको? प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर के लिए जो सेल्स जरूरी हैं, ठीक है, उसको ये ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? एक तो वो सेल की नंबर बढ़ाता है, जिनसे रिपेयर होना है, ठीक है, उसकी नंबर बढ़ा दिया। दूसरा चीज़, बाकी सेल्स को क्या करता है? वहाँ पर बुलाता है कि भैया आपकी ज़रूरत है, आइए और यहाँ पर रिपेयरिंग में मदद करिए। ये सारा काम किसका है? ग्रोथ फैक्टर का काम है, जिससे आपका टिश्यू का रिपेयरिंग होने लगता है। अगला है आपका फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो है माइग्रेट इनटू द क्लॉट, एंड क्लॉट को क्या करता है? माइग्रेट करेगा, और उसके बाद स्टार्ट करता है सिंथेसाइजिंग कोलेजन फाइबर्स दैट रिपेयर वेसल वाल। अब वेसल वाल को रिपेयर करने के लिए, टिश्यू का हो गया रिपेयर, वेसल्स वाल को रिपेयर करने के लिए आपका कोलेजन को बनाने का काम कौन करेगा? आपका फाइब्रोब्लास्ट करेगा। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे। टिश्यू के रिपेयर में ग्रोथ फैक्टर
इंपॉर्टेंट रोल है ना। ग्रोथ फैक्टर क्या कर रहा है, जो सेल्स जिसके द्वारा रिपेयर होना उसका नंबर बढ़ाता है, सेल्स को बुलाया, रिपेयर कर दिया टिश्यू की। अगला फिब्रोब्लास्ट जो है ये आपका क्या कर देगा, कोलेजन को बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण आपका वेसल्स वाल्स जो है क्या हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। तो ये रिपेयरिंग की प्रोसेस यहाँ पर हो गई, ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन और रिपेयर। लास्ट जो है हमारा 5वें नंबर का वो है क्या, फिब्रिनोलाइटिक या फिब्रिनोलाइसिस। नाम से स्पष्ट है, फिब्रिन या फिब्रिन का तोड़ा जाना या लाइसिस किया जाना। फॉर्म्ड ब्लड क्लॉट कैन आइदर बिकम ए फाइब्रस ऑफ डिजोल्व, fibrinolysis dissolving breakdown of fibrin by naturally occurring enzyme plasmin। समझो बात को, पहले भी हमने बताया था क्लॉट तो बन गया, ठीक है, अब इस क्लॉट की ज़रूरत है नहीं वहाँ पर। अगर ये क्लॉट रहेगा तो ये हमारा ब्लड वेसल है, अगर यहाँ पर क्लॉट है तो ये क्या करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। इसको हटाना है, तो हटाना भी ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, सारी चीज़ नेचुरली हो रहा है। इसी को जो हम फिब्रिनोलाइसिस बोल देते हैं। देयरफॉर प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर ब्लॉकिंग, जो कि इंट्रावेस्कुलर ब्लॉकिंग को रोकता है ये वाला प्रोसेस। किसकी मदद से, प्लाज्मिन, अभी हम समझेंगे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन है, प्लाज्मिन। तो लेकिन ये इसके बैलेंस होना जरूरी है दोनों के बीच में। कैसे, देयर इज ए बैलेंस बिटवीन क्लॉटिंग और फिब्रिनोलाइसिस। क्यों, फिब्रिनोलाइसिस क्या कर रहा है, जो फिब्रिन बन रहा है उसको तोड़ रहा है। क्लॉटिंग में क्या होगा, रक्त का थक्का जम रहा है। अब अगर चोट लगा, मान लिया कि फिब्रिनोलाइसिस की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है, फिब्रिन टूट रहा है, तो होगा क्या, क्लॉटिंग कम होगा, है ना, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब अगर क्लॉटिंग ज़्यादा हो रहा है और फिब्रिनोलाइसिस कम हो रहा है तो ब्लड के सर्कुलेशन को रोक सकता है। दोनों केसेस में अगर कोई एक भी अगर बैलेंस में नहीं हुआ, कोई भी ऊपर नीचे हो गया, कोई ज़्यादा हो रहा है कोई कम हो रहा है, इस कंडीशन में दोनों में यहाँ पर नुकसान है। तो ये दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखो, जो फिब्रिनोलाइसिस है ब्लड क्लॉट्स का प्लाज्मिन में, तो प्लाज्मिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और फिब्रिनोलाइसिन होने के लिए ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होकर और फिब्रिनोलाइसिस करता है, आपका जो क्लॉट है उसको क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। और इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है, TPA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये एक्टिवेट करता है। इसको एक्टिवेटर बोला ही जाता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि प्लाज्मिनोजन को जो है प्लाज्मिन में एक्टिवेट करके और आपका क्लॉट है उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखा है कि प्लाज्मिन जो है, प्लाज्मिन प्रेजेंट इन द ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म प्लाज्मिनोजन। तो ये जो प्लाज्मिन है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है कहाँ, ब्लड के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्लाज्मिन का इनएक्टिव फॉर्म ब्लड के अंदर कौन सा है ना। हाँ, तो ये तो साधारण सवाल है। तो प्लाज्मिन इज एक्टिवेटेड बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA इन ब्लड के अंदर जो है TPA के द्वारा आपका प्लाज्मिन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और प्लाज्मिन जो है डाइजेस्ट करता है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। जो भी फिब्रिन डिपॉजिट हुआ है उसको जो है ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, डिग्रेडेशन प्रोटेक्ट जिसको बोलते हैं। अनवांटेड इफेक्ट ऑफ प्लाज्मिन इन द डाइजेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। प्लाज्मिन इज कंट्रोल्ड बाय, अब ये प्लाज्मिन को कंट्रोल भी होना है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सेस क्वांटिटी में फिब्रिन को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर PAI है ना, एंटी प्लाज्मिन फ्रॉम द लिवर inhibit the activation of plasminogen, और tissue plasminogen activator TPA used to active plasminogen to dissolve coronary and cerebral clot activates the activation plasminogen, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंट्रोल में है, जहां हमने शुरू से देखा था आखिरी तक, है ना। तो सारे के सारे प्रोसेस कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, दूसरा कोई ना कोई इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो एक दूसरे के हेल्प से ही जा कर के ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ तक फिब्रिनोलाइसिस तक जो आपका वेजो कॉन्स्ट्रक्शन से हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसका PDF नोट्स जो मेरे पास है, एक नोट्स, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश है ना, ये आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें मैं सेंड कर दूंगा।
और दूसरा 76 10 38 51 48, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप MCQ बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। MCQ बुक है हमारा जो कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बनाया गया है, तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर या वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल